अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सीईओ एमडी के ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर राशिद महमूद अवान साहब। इससे कबल भी मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था। अ, इनकी शख्सियत अगर इनसे बात की जाए तो आप किसी भी टॉपिक पे बात करें तो माशाल्लाह हर फन मौला है और हर चीज़ में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है तो आज हम बिज़नेस के वाले से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में दरपेश मसाइल हैं कारोबारी हजरात को, और उन मसाइल का हल क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है और बिजनेसमैन क्या सोचता है। इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फरीद भाई, आप दोबारा एक दफ़ा हमारे एमडीके के रीजनल हेड ऑफिस में आए हैं और कराची में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। चूँकि हमारा ताल्लुक जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और स्पेशली हम ऑटोमोबाइल के उस सेक्टर को डील करते हैं जो कि इंपोर्टेड गाड़ियों में आता है, यानी जापान से एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस की थी कमर्शियल इंपोर्ट की, कि कमर्शियल बेसिस पे गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट की जा सकेंगी। और मुझे भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग बोर्ड ने बनाई, कि उसके जो भी एसओपीज़ फाइनलाइज होंगे उसके अंदर किन किन चीज़ों को जो है वो मुलूज़े खातर रखा जाए। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये आलमोस्ट साल होने वाला है, जो चीज़ें वर्बली जो हैं वो तय भी पा चुकी थी, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पहले जो गाड़ियाँ आती थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, यानी वो पाकिस्तान के बेटे जो अब्रॉड पैसा कमाते हैं, फिर उन पैसों से वो किसी भी कंट्री से गाड़ी परचेज करते थे, और स्पेशली जापान से करते थे, और फिर वो उन गाड़ियों को पाकिस्तान बेचते थे, और फिर उनकी ड्यूटीज़ के लिए भी वो जिन ममालिक में वो रहते थे वहाँ से वो ड्यूटीज़ का अमाउंट भी डॉलर्स की फॉर्म में रेमिटेंस के थ्रू यहाँ बेचते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो आपको याद होगा कि दिसंबर में रिकॉर्ड जो है वो रिजर्व्स में इजाफा जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवरसीज पाकिस्तानी के थ्रू जो गाड़ियां आ रही थी गवर्नमेंट ने उसमें तब्दीली लेके आई। उसमें तीन तरह से गाड़ियां आ रही थी, एक बैगेज स्कीम, एक गिफ्ट स्कीम, एक टीआर स्कीम। तो बैगेज स्कीम जो सबसे ईजीएस्ट वे था एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। जो आपकी टीआर स्कीम है, यानी जिसको हम ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम कहते हैं, उसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ उस मुल्क से गाड़ी पाकिस्तान भेज सकता है जिसमें वो रिहाइश पजीर हो। अब अगर आप देखें तो मोस्टली पाकिस्तानी गल्फ स्टेट में, गल्फ स्टेट में क्या लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ियां तो वो यहाँ भेज नहीं सकते। तो इट मीन्स ये ना ना चाहते हुए भी उन्होंने एक इनकार कर दिया। ये ऐसा इकरार है जो कि जिसमें छुपा हुआ इनकार है। इनकार। उसके बाद गिफ्ट स्कीम की जहाँ बात आती है, गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियाँ आप बेच सकते हैं। उसमें पहले जो था वो 2 साल के अंदर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान गाड़ी बेच सकता था। उसकी तो टाइम, गिफ्ट कर सकता था अपने जी गिफ्ट, किसी गिफ्ट को भी। मींस के वो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी रखी गई है। आमतौर पर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है, वो समझते हैं गिफ्ट स्कीम है तो शायद ड्यूटीज नहीं होंगी हम्म, और कोई इस तरह से कोई रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन किसी तरह की नहीं थी। अच्छा। वो अपने उसके डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, हम्म, यानी उसमें डॉक्यूमेंटेशन बैगेज स्कीम की डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है, इजीएस्ट है, टीआर की कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है, और गिफ्ट की भी इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है कि जिस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो जो गिफ्ट की स्कीम है या टीआर स्कीम है, उसमें वो अब पहले 2 साल में बेच सकता था, तो अब वो 3 साल में बेच सकता है। हम्म, और वो गाड़ी भेजने के बाद जब पाकिस्तान में क्लियर होगी तो वो गाड़ी 1 साल अपने नाम पे वो रजिस्टर रखने के बाद उसको 1 साल बाद ही वो अगर उसको बेच सकता था, सेल मतलब आउट उस कर पर सकते। पाबंदी लगा दी कि 1 साल तक वो बेच भी नहीं सेल भी सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक प्रोसीजरल उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव चेंज की, वो क्या है कि पोस्ट प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, हम्म, यानी पीएसआई जिसको हम कहते हैं, कि गाड़ी एक्सपोर्ट होने से पहले इसकी जो भी क्वालिटी वाइज उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उसको वहाँ की ऑथराइज जो भी कंपनीज है जो उसको एवेल्यूएट करती हैं कि एनवायरनमेंट वाइज कितनी फ्रेंडली है, और इसकी जो भी क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उसको वो वेरीफाई करेंगे। अगर वो उन पे गाड़ी पूरा उतरेगी तब वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के काबिल होगी। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिसी को अनाउंस किए हुए भी 6-7 माह हो चुके हैं एस आर ओ को आए हुए। अभी आपके सामने जब आप
बैठे तो मुझे जापान से कॉल आई, जी और जी। जापान की उन्हीं कंपनीज के बंदों की कॉल आई कि वो यही पूछते हैं कि जी ये क्यों इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, और क्यों इस तरह से जो है अभी तक जो डिसीजन नहीं हो रहे। अब इससे क्या हो रहा है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने जापान में गाड़ियां परचेज की हुई हैं, जो इंस्पेक्शन भी करवाने के लिए रेडी हैं, हम्म। जो इस बात पे भी एग्री हो गए कि चले 1 साल हमारे नाम पर रजिस्टर्ड भी रहेंगी, जब तक ये इंस्पेक्शन वाला जो चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी कि किस किन कंपनीज को गवर्नमेंट ने अथराइज किया है, कौन सी कंपनी इनको इंस्पेक्ट करेंगी, वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। कमर्शियल इंपोर्ट की जिन्होंने बात की, बहुत खुशाइंद इकदाम था कि एक चीज़ को वो कमर्शियल उसमें लेके आ रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को वो किया, मगर उस सिलसिले में भी पहले जो शराइत आयद की गई थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, जिसमें 5 करोड़ का पेडअप कैपिटल आपको चाहिए था, आपकी जो है 12 से 14 डीलरशिप होनी चाहिए थी, और फिर आपके साथ सपोर्टिंग आपकी वर्कशॉप होनी चाहिए थी कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप कस्टमर के उस इशू को एंटरटेन कर सकें, जो उसको फैसिलिटेट कर सकें। हमारी जो जो जिस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, और हमने उनके साथ हमारी 3-4 सेशन हुए, उसमें एग्री कर लिया गया कि 50 करोड़ के बजाय स्पेड अप कैपिटल को हम 3 करोड़ तक ले आते हैं। उसमें ये चीज़ वर्बली एग्री की गई कि जो आउटलेट्स हैं उसके बजाय बंदे जो है आपस में एमओयू साइन करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। उसमें ये एग्री किया गया कि अपनी वर्कशॉप ना भी हो तो आप किसी अच्छी वेल रिप्यूटेबल वर्कशॉप से एमओयू साइन करके अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम्म। ये तमाम चीज़ें तय पा गई, एग्री हो गए सब। मगर उसके बावजूद भी अभी तक इन राइटिंग ना तो नोटिफिकेशन पाकिस्तान में जारी हुआ है कि इसके एसओपीज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, और ना जापान की अथॉरिटीज़ को ये बताया जा रहा है कि कौन सी, क्योंकि जब वहाँ से गाड़ियाँ जब लोड होती है तो उससे पहले उनकी कस्टम होता है, वो जो रिक्वायरमेंट होती है पूरी की जाती है, तब वहाँ से जो है वो शिप रवाना होता है। तो ये एक अनसर्टिनिटी है जिसकी वजह से जो है इस वक्त जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं वो पिछले 7 माह से आप समझ लें उनका माशी कत्ल किया जा रहा है। और उनकी आपको पता है कि रमज़ान रमज़ान के बाद जो है फिर ईद का वो है। डीलर्स तो चले बड़े वेल ऑफ होते हैं, उनकी माशाल्लाह अच्छी चीज़ें होती हैं, मगर जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं हर शोरूम पे, इसी तरीके से पोर्ट से गाड़ियाँ आती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, फिर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, फिर इंटर क्लीनिंग वाले होते हैं। तो ये एक इस तरह का एक ह्यूज किस्म का मैकेनिज्म है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार वही मतलब होता है। मुहैया होता है। तो वो अब लोग जो होते हैं इस सीज़न में नई गाड़ियां भी परचेज करते हैं, फिर जब गाड़ी परचेज करते हैं तो जो जो लोअर स्टाफ होता है उसको मिठाई के तौर पे इसमें इस्तात हम्म। कुछ ना कुछ वो अपनी फीलिंग के लिहाज से उसको इनाम भी देते हैं। फिर उनको उनकी जब कमीशन वाले होते हैं वो गाड़ियां बेचते हैं, उनको कमीशन भी मिलता है सैलरी के हम्म। अलावा। तो ये 7 माह से लोग बड़े जो है वो एक तंगदस्ती का फेस कर रहे हैं। तो आपके तवसत से भी, क्योंकि आपके चैनल को भी गवर्नमेंट के लोग वॉच करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमने भी इनको काफ़ी लेटर्स लिखे हैं। कार एक्सपोर्टर एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कि एक ब्रिज है बिटवीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशल्स। हमने मुतअद्दिद बार इनको रिमाइंडर करवाया कि जो डिसीजन आपने ले लिए हैं उनको एग्जीक्यूट तो करें। डिसीजन लेना ही इनफ नहीं है, उनकी जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो उनके रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। इसके साथ साथ हमने एक फर्दर रिक्वेस्ट ये की है कि ये जो आपने ये शिक लगाई है कि 1 साल तक कोई भी बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ी सेल नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। इसको फिलफूर जो है ख़त्म किया जाए। वजह ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है। किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई और इशू हो जाए, वो अपनी ही खरीदी हुई चीज़ सेल उसको नहीं कर अगर सेल नहीं कर सकता। सकता तो वो ये क्या। वैसे बड़ा अजीब सी लॉजिक है जी, तो कि उन्होंने सेल इस नहीं कर चीज़ को सकता। इस तरीके से किया है। बाकी आप ये देखते होंगे कि हमेशा मैं हैंडीकैप पर्सनस के लिए बड़ी आवाज़ उठाता जी हूँ। मैं आपको एक और मजाकिया खेज बात बताऊँ कि जैसे आपने गिफ्ट स्कीम को सुना तो आपके चेहरे पे भी एक रौनक आई कि जी गिफ्ट दे सकते हैं, यानी गिफ्ट के नाम से अपेरेंटली जहन में क्या चीज़ आती है कि यार शायद इसकी ड्यूटी वेव होंगी, जी, शायद बिल्कुल ऐसे इसमें ही। वो होगा तो ये चीज़ वो पड़ेगी। ऐसी कोई बात भी नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। इसी तरह हैंडीकैप पर्सन के लिए क्या है कि वो कहते हैं जी आप उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, मगर उस हम्म। पर टैक्सेस लगते हैं, और टैक्सेस जो है वो ऑलरेडी रीजनेबल होते हैं। हम्म। फिर उसकी शराइत क्या आयद की गई है कि 1300 सीसी की 0 मीटर गाड़ी खाली हैंडीकैप पर्सन इंपोर्ट कर सकता है। हम्म। अब 0 मीटर गाड़ी अगर वो जापान से इंपोर्ट करेगा तो उसकी सेल्फ प्राइस क्या होगी, वही ज़्यादा वही होगी। आई होगी। फिर 0 मीटर गाड़ी लेने के बाद जब वो अकॉर्डिंग टू जो भी उसके साथ मसाइल हैं, हैंडीकैप के इश्यूज हैं, उसके मुताबिक जो एसेसरीज लगवाएगा हम्म। उसका भी एक्सपेंस वो ज़्यादा हो जाएगा।
यानी कि वो 0 मीटर की शिक लगा के और 1300 सीसी की फिक्स लगा के उन्होंने ये भी एक बड़ा एक रिस्पेक्टेबल वे में इनकार किया है। और आप ये देखें कि 0.001% भी गाड़ियां हैंडीकैप पर्सन अपने लिए इंपोर्ट नहीं कर सकते। मुझे टॉक शोज में बुलाया गया, मैंने वहाँ बात की तो मेरे जो काउंटर वो थे उन्होंने कहा जी ये मिस यूज हो सकती है। तो मैंने कहा देखें देर आर अ लॉट ऑफ वेज कि हम इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। स्पेशली आप उसकी जो कस्टम के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन आप डिफरेंट कर दें, उनकी जो नंबर प्लेट इशू हो, नंबर प्लेट का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि मिस यूज को रोका जाए। मीन्स के इस मुल्क में जहाँ पर एक नॉर्मल बंदा भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम है। तो जो हैंडीकैप लोग हैं वो किस तरीके से जो है वो अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे। अगर गवर्नमेंट हैंडीकैप पर्सनस के लिए 7 ईयर्स की पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त देती है जो जापान के ऑक्शंस में एक रीजनेबल प्राइस में मिलती हैं, तो हैंडीकैप पर्सन भी उनको ड्राइव करके, जैसे आजकल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, जी अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों को अगर कोई मूवमेंट है कहीं जाना है तो बड़े रिस्पेक्टेबल वे में लेके जा सकते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ वो लोग पॉलिसीज मरतब करते हैं जो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का शायद पता नहीं होता, या जानबूझ के वो इस तरह की पॉलिसीज अनाउंस करते हैं कि जिनकी लॉजिकली अगर उनको देखा जाए तो उनकी एग्जीक्यूशन ही नहीं नामुमकिन होती है। तो राशिद भाई, एक तो सबसे पहले अच्छी बात ये है कि FX मेहरान और ये पुरानी जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती थी इनसे जान छुड़ाई। ये आप जैसे जो बिजनेसमैन है जो बाहर से अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके आए और बड़ी कम कीमत में बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ लोगों को आपने मुहैया की। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को बजाय आपको सपोर्ट करने के कि आप मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखें, आज से कुछ अर्सा आप पीछे जाएं तो किस तरह की गाड़ियाँ थी, और अब देखें माशाल्लाह उस उससे कम प्राइस रेंज में बड़ी अच्छी आप लोग गाड़ी लेके हैं। तो ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये इनके साथ आपकी मीटिंग्स जब होती हैं तो आप इनको ज़ाहिर एडवाइस भी करते होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि ये इस तरह की पॉलिसीज नहीं लेके आते? इनमें इनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट है या ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होते? देखें जी, एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों को ना डिफाइन ही गलत किया गया है, हम्म। ठीक है। हमारी जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसको हमेशा ये कह के उसको डिवैल्यू कराने की कोशिश की जाती है कि हम इंपोर्ट क्यों करें, जो कि जितनी भी जिनको हम सो कॉल्ड लोकल गाड़ियाँ कहते हैं ये सारी इंपोर्ट ही हो रही होती हैं। पाकिस्तान में ठीक तो बहुत कम ही जी, ये ये असेंबलिंग सारी इनके होती है। सिक्योरिटीज़ वगैरह इंपोर्ट होते हैं और उसके बाद जो है ये गाड़ियाँ दी जाती हैं। हम्म, यही वजह है कि जब डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है तो उनकी प्राइजेज में भी इजाफा होता है। बिल्कुल। तो एक तो इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये एक इशू को किया जाता है कि इंपोर्ट होगी चीज़ तो फॉरेन रिजर्व्स जो है वो जो है उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, जितनी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, पोर्ट पे जाके देखें सारी की सारी आए इंपोर्ट तो हो रही हैं। बाहर ही से रही हैं सारी। जी। और अगर इसकी मेन सबूत क्या है कि जब डॉलर टू रुपी कन्वर्जन का फ़र्क आता है तो इनकी प्राइसेस में भी फर्क आता है। फ़र्क आता है। तो मददगार हम ये करते हैं, मगर जो एक एक कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हमारे लोग जो है वो इस कंपेरेटिवली इतने ज़्यादा यूनाइटेड नहीं है, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, ये जो लोकल सो कॉल्ड माफिया जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है पाकिस्तान में जो इस सिलसिले होते हैं जिसको मोनोपोली चलती है जो जी मुख्तलिफ कंपनियों वो की। जी वो उस तरीके से इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो अब ये देखें ना, 7-8 माह से डिसीजंस भी हुए हुए हैं, SROs भी आए हुए हैं, अखबार में से सुर्खियां भी लग गई हैं, मगर अभी तक जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूशन की जानिब नहीं बिल्कुल, है। ये आपने बड़ी अच्छी एडवाइस भी दी कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए और जो पॉलिसी मरतब की जाती हैं इन पे अमल किया जाए। आप समझते हैं कि ये जो यहाँ पे चंद कंपनियाँ, गिनी चुनी कंपनियाँ, एक दो चार जिनकी मोनोपोली है, इनका भी कोई अहम किरदार है कि ये पॉलिसी मेकर्स के साथ मिल के उनको कोई लालच देती हैं कि ये इम्पोर्ट को रोकने के लिए? बिल्कुल जी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि लाजमी बात है कि जब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, आप देखें कि अगर आपको जो लोकल गाड़ियों में भी, जिनको हम सो कॉल्ड लोकल गाड़ियाँ कहते हम्म। हैं, उनमें भी जो क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट आई है वो इन इम्पोर्टेड गाड़ियों की वजह से ही आई है। वजह यह है कि जब लोगों को अवेयरनेस आई कि एयर बैग्स भी कोई चीज़ होती है, ABS भी कोई चीज़ होती है, और डिफरेंट और लग्जरियस ऑप्शन जो कि 660 सीसी की इम्पोर्टेड गाड़ी में होते हैं, हम्म। और यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सिविक वगैरह में नहीं होते, तो वो मजबूरी बनी। तो इन इम्पोर्टेड गाड़ियों की वजह से ही इम्प्रूवमेंट आई, लोकल जो यहाँ पर गाड़ियाँ असेंबल हो रही हैं उनमें भी। तो ये
चीज़ें हैं, तो अब वो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इसके लिए रुकावट बनते हैं। जो ज़राए भी इस्तेमाल होते हैं उसको इस्तेमाल करके, ताकि जब वो क्वालिटी वाइज चीज़ें अवेलेबल होंगी, रीज़नेबल रेट में अवेलेबल होंगी, तो फिर उनकी चीज़ों को पूछेगा कौन। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। राशिद भाई, आपने बड़ी डिटेल में भी बात की, ये सारी चीज़ें बताई। अब आखिर में गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करें, ताकि एक हमारा जो कारोबारी तबका है ये खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस सिलसिले में हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं, उन पॉलिसीज़ को जो भी है वो डॉक्यूमेंटेडली, जो भी कंसर्न जापान के इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाए, और ताकि ये एग्जीक्यूशन की जानिब आए। और जो ये 7-8 माह से एक बैकलॉग है, एक फाइनेंशियल लॉकडाउन हो चुका है, वो टूटे। और जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं वो उनकी एक्टिविटी हो, और उनके जो शोरूम के एक्सपेंसेस हैं वो 7-8 माह से अपने पॉकेट से ही कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ओवरकम किया जाए। तो जो डिसीजन लिए जा चुके हैं उन डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने राशिद साहब की आपने बातें सुनी, बल्कि जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनको चाहिए कि बिजनेसमैनों के साथ वो सेमिनार कंडक्ट करें, इनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करें। और जिस तरह इन्होंने एडवाइस दी, इन्होंने कहा कि चीज़ें बनती भी हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, तो कारोबारी जो हमारा तबका है इनकी दी हुई एडवाइस पे आपको अमल दरामद करना होगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह ने के बाद।